आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से विनम्र अनुरोध, कृपया ध्वज फहराकर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ध्वज के फहरने के साथ हम सब राष्ट्रगान के तैयार रहेंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें एक राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी के वीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को विचार करूंगा। मैं गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। मैं आज जो शपथ दे रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। एम्पावरमेंट का जो हमारी वर्तमान सरकार का एक संकल्प भी है
कि 2030 तक हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, ये एक संकेत है, सार्थक प्रेरणा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा सूत काट करके इस जत्थे का संचालन किया जा रहा है। हम सब करतल ध्वनि से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का अभिनंदन करें। निसंदेह ये प्रेरणा है, यह प्रतीक है। जरूरी नहीं है हर घर में चरखा ही चले, लेकिन संदेश है कि हमारी युवा पीढ़ी एक सार्थक यहाँ से प्रेरणा ले कि किस प्रकार हमें अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाना है। प्रेरणा का प्रवाह हमें दें आदरणीय सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस पावन दिवस पे हमारे देश की महान विभूतियाँ, जिनका भारत को बनाने में बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा, उनको हृदय की गहराई से मैं नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे कलीग एडीएम साहब हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा भी उद्बोधन दिया। और जैसा कि मैंने चर्चाएं सुनी थी और कम है इनकी, जो सुना था वो कम है, और जो हमने जो देखा है, चाहे जो तीन चीज़ें सुनी है इनकी, तो जो जितना लोग कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा है ये। हमारे एडीएम न्यायिक साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत लोगों को पता नहीं था। बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने अच्छा काफ़ी एक उद्बोधन दिया। हमारे एसडीएम साहब ने भी बताया कि क्या महत्ता रही तो महान विभूतियों की। और सबसे पहले तो मैंने ये पूछा कि अभी एडीएम साहब से भी बात हो रही थी कि ये तो काफ़ी अच्छे संचालक हैं, वक्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब बाय मिस्टेक ये टीचर हैं, अदरवाइज इनका काम तो कुछ और है। तो बहुत ही पावन दिवस है आज। और जैसा कि बताया गया, बहुत लोगों ने कहा कि दो हमारी विभूतियाँ जो कि इस देश में आज के दिन ही एक तरह से कहा जाए कि उनका जन्म हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी के बारे में यह है कि एक तरह से सादगी का कहीं एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही एक जनपद है, वहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का जन्म हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था। लोग ऐसा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैदल जाया करते थे, और कभी कभी बारिश हो जाए तो बस्ते को सर पे रखते थे और पानी के रास्ते से जाया करते थे। लेकिन देखिए, ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, ऐसा व्यक्ति भी जो बहुत ही गरीब घर का हो और कोई भी रिसोर्स ना हो, देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले, एक तरह से अपने देश की डेमोक्रेसी की ये सुंदरता है। जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे शास्त्री जी, तो तरह तरह की चीज़ें थीं और जो देश था उस समय काफ़ी ट्रांजिशन फेज में था, और एक दो वार थे जो हम लोग बुरी तरह से हार चुके थे। उस समय 1965 का भी वार हुआ और तरह तरह की अटकलें चल रही थी कि बहुत ही वीक है भारत हमारा। लेकिन 65 में जो डिसीजंस, जो निर्णय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए, उसने देश की दिशा को बदला और दिखाया कि हम बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में हैं, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम ऐसे हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस समय था कि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, हमारे पास खाने की भी दिक्कतें थी, बहुत ऐसे एरियाज थे प्रदेश के, देश के, जहाँ पर की भूखमरी थी। तो जब ये चल रहा था तो एक देखेंगे कि एक ग्लोबल सिनेरियो होता है, हर कंट्री तरह तरह के सैंक्शंस लगाती है दूसरे कंट्रियों पे और अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए अन्य देशों को मजबूर करती है कि उनके हिसाब से चलें और जो कहते हैं वैसी बातें मानें। तो उस समय काफ़ी संकट था। तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, जिससे कि एक तरह से कहा जाए कि देश में जो हरित क्रांति की शुरुआत थी तो वहीं से शुरुआत थी। और आज
जो भी है, खासकर ये बेल्ट है कहा जाए जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी है एंड कुछ हरियाणा है चाहे पंजाब है, उसको काफ़ी फायदा हुआ है क्रांति से। तो आज भी जैसे हम लोग, तो मैं तो पहली बार इधर आया हूँ, हालांकि इस लेवल तक कि गांव में घूमना, सड़कें देखना, तो काफ़ी रिच एरिया है एग्रीकल्चर फील्ड में कहा जाए तो ये सबसे बड़ा योगदान है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का। और अब तो हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान से जय अनुसंधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं उसको लेके। और जो आज का देश हमारा है वो ये कहा जाए कि विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। अभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें कही, और जो कवि हैं एक हमारा तो पहली बार परिचय हुआ है, तो कलम की आज से लिखते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें कही। और एक तरह से कहा जाए कि जो रस होते हैं, जोश रस टाइप की कविता थी इनकी, कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और एक तरह से जोश जुनून आ जाए। और बहुत लोगों ने बताया कि गांधी का एक गांधीयन फिलॉसफी है, एक दर्शन है इनका। बिल्कुल ये कहा जाए कि इनकी बातों को एक दो लाइनों में, एक दो दिन में, एक दो सालों में समेट लिया जाए, ऐसा नहीं है। रिसर्च होते हैं, लोग पढ़ते हैं, इनकी फिलॉसफी है, उसको फॉलो करते हैं लोग। और कुछ ऐसे आदर्श दिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जिसको यदि हम उनमें से एक दो आदर्श ही फॉलो कर लें तो समझिए कि बहुत ही बड़ा हमें आसान करेंगे देश के ऊपर, अपने प्रदेश के ऊपर, चाहे जहाँ पर हम कार्य करते हैं उस संस्था के ऊपर। जैसे एडीएम साहब ने बताया कि अहिंसा था, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब हमारे गांधी जी के एक बहुत ही मूल मंत्र थे। और उन्होंने देश को जोड़ने के लिए कुछ चीज़ें कहीं, जैसे ये कहा जाए कि स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था कि चीज़ें हों स्वदेशी हों, जो चीज़ें देश में है स्वदेशी हों, तो उसी को आगे लेके हम लोग आजकल जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट था, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था कि सभी लोगों का उदय हो। सर्वोदय को लेके आज हम हमारी स्कीम्स हैं जिसको लेके आते हैं। उसके बाद से सेल्फ रूल का था कि तो स्वराज हो, सेल्फ रूल, हर व्यक्ति डिसिप्लिन हो। और जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया, चाहे ये कह सकते हैं लोकल बॉडी का कॉन्सेप्ट आया, तो एक तरह से सेल्फ रूल का ये था कि जो व्यक्ति है जहाँ पे है अपना एक छोटा सा पंचायत बनाए, अपनी एक छोटी सी एक कोई उनका वार्ड हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे ग्राम प्रधान के जो होते हैं, कि आदमी खुद अपने लिए विकास करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वही समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट लेके आए गांधी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राष्ट्रपिता को एक बहुत बड़े प्लानर के रूप में मानता हूँ कि बहुत बड़ी प्लानिंग उनकी हुआ करती थी। एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको यहाँ पे, कि उस समय जो 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, तो उसकी बैठकें हुआ करती थी, और बैठकें बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह पर हुआ करती थी, हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे। तो जब गांधी जी अपने साउथ अफ्रीका से आए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, एक रूम में होती है और बातें रूम तक हो जाती है, वहीं से कहानी खत्म हो जाती है। तो उनका था कि ये एक आंदोलन बनना चाहिए, हर व्यक्ति जुड़ना चाहिए इसमें। तो ये देखा जाए कि अब तो मैं 5 ही जगह पोस्टिंग रहा हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो कहते हैं गांधी जी यहाँ भी आए थे। एक बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, एमपी के बॉर्डर पे है, तो वहाँ एक तहसील लालगंज थी, उसमें मैं बहुत ही लॉन्ग बैक एसडीएम था। तो लोगों ने कहा गांधी जी यहाँ भी आए थे, तो उससे क्या उन्होंने यात्रा की, सबको अपने साथ जोड़ा, और हर व्यक्ति जो है वो इस एक तरह से जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन था उससे जुड़ा। और एक तरह से टीम वर्क का कॉन्सेप्ट था, प्लानिंग थी, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि हर व्यक्ति जुड़े, हर व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तो किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा था कि देखा जाए कि बीच में ये हुआ था कि एक जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, बीच में उन्होंने छोड़ दिया आंदोलन की, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा व्यक्ति होता है जो अपने आदर्शों से समझौता न करे, फिलॉसफी जो उसके जो आदर्श हैं उसको एडवर्स कंडीशंस में भी यदि फॉलो करता है तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। तो जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, जो भी हम आंदोलन करेंगे हमारा आंदोलन होगा,
उसमें हिंसा कोई जगह नहीं रहेगी। हिंसा होती है तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो लोगों को ये लगा कि ये डिसीजन का ठीक नहीं था, और हम चाहते कि अच्छा समय था, अब चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा ये, तो उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ लोग तैयार हैं आज़ादी के लिए, सब लोग तैयार नहीं हैं, और जो लोग हैं जो हम पे शासन कर रहे हैं उनके आगे हम लोग बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। और यदि बंदूक की नोक से आज़ादी मिलेगी तो बहुत दिन तक आज़ादी में नहीं टिकेगी। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे पड़ोसी देश में क्या हालत है उनकी। तो आज़ादी ऐसी, उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे और नियम कानून से लेकर रहेंगे। उसके लिए कई, आपने पढ़ा होगा, कई एक्ट्स आए। शुरू हुआ कि पहला एक्ट आया, उसमें हम लोग संतुष्ट, दूसरा एक्ट आया, तीसरा एक्ट आया, चौथा एक्ट आया, फिर 1947 का एक्ट आया। तो उस एक्ट से क्या हुआ कि पावर ऑफ ट्रांजिशन जो हुआ वो टोटली गवर्नमेंट हुआ, मतलब इंडिया को हुआ कि ठीक है, इंडिया के लोग जो हैं इसको रूल करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिया के लोग बनाएंगे और सब चीज़ इनके हिसाब से रहेंगे। तो उन्होंने समझौता नहीं किया कि ठीक है छोटे प्रदेश हम इतना मान जाए, ये रहेगा, ये डेलीगेट्स नहीं किया। सबसे बड़ी शक्ति क्या थी उनकी कि सत्य बोलते थे, और जब आदमी को सत्य बोले और उसका खुद का कोई इंटरेस्ट ना रहे तो किसी से लड़ सकता है। आप देखे होंगे, यदि आपने स्पीच सुनी होगी कि कोर्ट में जाते थे गांधी जी और सब सामने ब्रिटिश लोग रहते थे, फराटेदार बोलते थे, उनको लगता था कि कुछ डर ही नहीं है। आज देखिए एक आदमी सामने खड़ा हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक और बताया गया कि अभी तो चीज़ें नहीं है कि बहुत बड़ा एक कहा जाए कि अमानवीय काम था समाज में, टचेबिलिटी का, कि छुआछूत का भाव था कि तुमने खा लिया नहीं छुएंगे, तुम यहाँ चले गए तो नहीं देखेंगे, उस रास्ते से गुजर गया तो नहीं देखेंगे। इवन तो ऐसा था कि कुछ लोगों को परछाई लग भी जाती थी, लोग बोलते थे कि हम आज क्या हुआ कि दूषित होकर हम जा रहे हैं, घर पे नहाए धोएंगे तब दोबारा आएंगे। तो सब व्यक्ति तो मानव ही है। अब मानव का जो रास्ता है आने का है, जाने का, सबका एक ही है। हम यहाँ पे जब आता है तो हम उसको बोलते हैं कि इस जाति का है, इस धर्म का है, इस कम्युनिटी का है, ये छूत है, और ये सबर्न है, ये बैकवर्ड है, ये SC ST, हम डिसाइड करते हैं। तो प्रकृति डिसाइड नहीं करती है, हम डिसाइड करते हैं। तो हमको कोई अधिकार डिसाइड करने का नहीं है। तो इसके बहुत ही अगेंस्ट थे गांधी जी, और उनका यह था कि जैसे हम बहुत चीज़ें हैं कहने के, लेकिन टाइम भी शॉर्ट है और भी प्रोग्राम्स हैं, कि सामान्यतः हम चाहे आप चाहे हर व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में या अपने व्यवसायिक जीवन में कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। तो कभी हमारे दिमाग में आता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ सही है कि गलत है, मतलब डायलेमा में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जो कर रहे हैं सही है गलत है। तो उन्होंने एक तालिस्मान दिया, लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक तालिस्मान देता हूँ। तालिस्मान को क्या करते हैं, ताबीज देता हूँ कि कभी आपको ये लगे कि जो मैं निर्णय लेने वाला हूँ, जो डिसीजन लेने वाला हूँ, आपको कभी संशय आए दिमाग में, चाहे ऐसा लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सोचिएगा कि वो जो लास्ट व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको इससे क्या फायदा होगा। तो उसको इससे फायदा होता है तो आप डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन सही होगा। तो एक तरह से कहा जाए कि बहुत चीज़ें हैं कि जो गांधीयन फिलॉसफी है उसको बहुत ही डीप पढ़ा जाए तो लगता है कि एक जो आइडियल लाइफ है, एक आइडियल प्रोफेशन है, उसके लिए बहुत सटीक बैठती है। तो कभी दोबारा यदि हम लोग बैठेंगे, समय होगा, चर्चा की जाएगी। और एक बार पुनः मैं इस पावन दिवस पे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इन महान विभूतियों को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।